नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल एमटीएस सीटेट वर्ल्ड क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे सीटेट के एग्ज़ाम्स लगातार चल रहे हैं। कुछ लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ लोगों के एग्ज़ाम अभी बाकी हैं। तो दोस्तों हमें अब हमारी रणनीति होनी चाहिए कि हमें ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करना है ना। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है ना। अच्छा स्कोर गेन करके आना है प्रश्न का। तो हमें ऐसे प्रश्नों को लेना है जिसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। तो दोस्तों मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, है ना, जिनको पढ़ने से कहीं ना कहीं आपके कुछ नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे सीटेट के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे आता हूँ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि यहाँ पे दे रखा है। आपका जो पहला क्वेश्चंस है वो पहला क्वेश्चन आपका ये है। यहाँ पे पूछा गया कि आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है ना। तो यहाँ पे आत्मा का विज्ञान दर्शन शास्त्र को कहा जाता है, प्राणी शास्त्र को, भूगर्भ विज्ञान को, या फिर मनोविज्ञान को। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो अरस्तू वाली डेफिनेशन पढ़ी गई थी कि पहले ये किसका विज्ञान कहा जाता था, है ना। तो वहाँ पे आपको बताया गया कि जो आत्मा का विज्ञान है इसको पहले मतलब कि आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको क्या बताया गया कि ये मनोविज्ञान है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा क्या, मनोविज्ञान को। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्रश्न ये है कि शिक्षा को राष्ट्रीय एकता किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा। मतलब ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है जिसने क्या है, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता कहा है ना। तो आपके जो शिक्षा को राष्ट्रीय एकता कहने वाले जो आपके सेनानी थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। आपको ये डायरेक्ट याद करना है क्या है, जवाहरलाल नेहरू। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। खेल प्रणाली के जन्मदाता हैं। खेल प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, है ना, जिसमें बच्चे क्या है, खेल खेल में सीखते हैं, खेल खेल में क्या करते हैं, सीखते हैं। तो हमारे जो फ्रावेल महोदय हैं, कौन, फ्रावेल महोदय, इन्होंने क्या है, खेल विधि का आविष्कार या खेल प्रणाली का आविष्कार किया था। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए, फ्रावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यार्थी शिक्षक में, यहाँ पे क्वेश्चंस में ये पूछ रहा है कि विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए। मतलब जो आजकल जो स्कूल हैं या फिर हमारा जो विद्यालय है वहाँ पे जो एक विद्यार्थी होता है ना, और जो शिक्षक होता है, तो हमारी जो शिक्षा है वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक और विद्यार्थी के जो मध्य संबंध होता है वो कौन सा संबंध होता है, ए, संबंध कोई नहीं होता है ना, कि शिक्षक और विद्यार्थी के अंदर कोई संबंध नहीं होता है। पिता एवं शिशु जैसा होता है। शिक्षक के अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं होता है। पूर्णतः शिष्य जैसा होता है ना। तो देखिए शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध, जो यहाँ पे संबंध होना चाहिए वो एक पिता और शिशु जैसा होना चाहिए, है ना। तो आपको आपका जो राइट आंसर क्या होगा, बी, पिता और शिशु जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन ये है। छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे सीधा साधा पूछ रहा है कि अगर विद्यालय में अध्यापक द्वारा कोई प्रश्न पूछा गया है छात्र से और उस छात्र ने क्या किया, उस प्रश्न का गलत जवाब दिया है, तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। छात्र को डांटना चाहिए, उपरोक्त उत्तर देने के लिए बाध्य करना चाहिए, उसको उत्तर देने के लिए बाध्य करना चाहिए, दंड को देना चाहिए, है ना, छात्र को दंड देना, छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। देखिए जब कभी क्या है, छात्र को अगर वो डांटेगा तो इसमें छात्र क्या हो जाएगा, इसमें छात्र सहम जाएगा और वो अधिगम उसका नहीं हो पाएगा, है ना। उसको हम बाध्य नहीं कर सकते हैं, है ना, ना ही उसको क्या देना है, दंड नहीं देना है। तो हमारी सारी क्या होगी, गलत जवाब। हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, छात्र को क्या है, सही उत्तर बताएंगे, है ना।
छात्र जो कह रहा है उसकी गलती को सुनेंगे, क्योंकि हमारा बताया गया है कि जो गलती जो होती है, गलती से ही बच्चा क्या करता है, सीखता है ना। तो गलती को गलत नहीं लेना है, गलती से बच्चा क्या करता है, सीखता है ना। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा, छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालकों के लिए कौन सी विधि से सीखना उपयोगी होता है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि कोई अगर विद्यार्थी है, ऐसी कौन सी विधि है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को क्या हो, लाभ पहुँचे। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, लेखन विधि, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऊपर जो विधियाँ दी गई हैं इनमें से पूछा गया है क्या व्याख्यान विधि से ज़्यादा लाभ होता है, या फिर प्रदर्शन विधि से होता है, या लेखन विधि से। उत्तम विधि कौन सी है ना, उपयोगी कौन सी विधि है। देखिए, व्याख्यान विधि में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर लेक्चर देंगे, किसी टॉपिक के बारे में बताते जाएंगे, तो बच्चा क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जो हमारी लेखन विधि है, अगर हम किसी चीज़ पे विद्यार्थी को बहुत सारा लेख लिखवा दें, है ना, कई सारे पेज भरवा दें, तो उससे भी विद्यार्थी का क्या है, अधिगम सही से नहीं होगा, उसमें भी विद्यार्थी बोर हो जाएगा और चीज़ को जो वातावरण के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो प्रदर्शन विधि होती है, प्रदर्शन विधि में क्या होता है, बच्चे के सामने उस चीज़ का क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, फिर इसको क्या कराया जाता है, वातावरण के साथ अवगत कराया जाता है ना, अवलोकन कराया जाता है। तो इस विधि में क्या है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को कहा जाता है। देखिए भाई, यहाँ पे जो पूछा गया है कि जो बच्चे के पूर्व विचारों में जो नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा जाता है, समायोजन, उत्तर समायोजन, निर्माण, या आत्मसातीकरण। देखिए, जब कभी क्या होता है, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है ना, पूर्व ज्ञान के आधार पर अगर नया स्कीमा बनाता है ना, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, आत्मसातीकरण, है ना। अगर वो पुराना स्कीमा, उसका पूर्व ज्ञान नहीं काम आ रहा है, फिर नए तरीके से ज्ञान को क्या कर रहा है, बना रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका समायोजन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सात्मीकरण नहीं, यहाँ पे आत्मसातीकरण होगा, है ना। मीन्स क्या है आपका, यहाँ पे क्या होगा, समावेशन होगा। क्या होगा, समावेशन होगा, राइट आंसर। तो आपका इसका जो क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, डी, आत्मसातीकरण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संवेग निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए, संवेग जो है, इमोशंस, है ना, संवेग जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, किसी चीज़ का विश्लेषण करने में, है ना, जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों को बांटने में सहायता करते हैं, है ना। अगर हमारा संवेग सही होता है तो हमें जल्दी से जल्दी किसी चीज़ का क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, उसको समझने में आसानी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर आपका है, यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में संवेदनशील होती है। यौन संबंधी समस्या जो होती है हर एक अवस्था में होती है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा संवेदनशील किस में होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन में, किशोरावस्था में, या फिर आपका बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, या प्रौढ़ावस्था में, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए, जो सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे होती है क्या, आपकी यौन अवस्था, वो किस पे होती है, किशोरावस्था में। तो हमारे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, टर्मन तथा स्टर्न होगा। यहाँ पे टर्मन तथा स्टर्न ने बुद्धि को माना है। देखिए, टर्मन और स्टर्न ने जो बुद्धि को माना है, यहाँ पे अभाज्य या अखंड इकाई, है ना, अभाज्य या अखंड इकाई माना है कि इन्होंने बुद्धि का कोई दूसरा कारक नहीं माना था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी। तो दोस्तों, ये आपके सामने मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। आशा करता हूँ कि आपने इससे बेहतर सीखा होगा, सीखने का प्रयास किया होगा। दोस्तों, आपके समक्ष मैं ऐसे ही दमदार कंटेंट को लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।